फाइनली यूपीएससी ने रिफॉर्म्स करने स्टार्ट कर दिए हैं, जिसका सबसे बड़ा एविडेंस है ये डीओपीटी की नोटिफिकेशन जो 23 जनवरी 2026 को आई थी न्यू कार्डर पॉलिसी से रिलेटेड। इस वीडियो में मैं 5 बड़े चेंजेस के बारे में बात करूंगा कि जो ओल्ड कार्डर पॉलिसी थी और जो न्यू कार्डर पॉलिसी है। ये वीडियो बाकी सारी वीडियो से बहुत अलग होने वाली है। अब तक तो आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देख लिया होगा, बट आज हम आपको प्रैक्टिकल कराएंगे कि वाकई में अगर ये पॉलिसी अप्लाई होगी तो कैडर की एलोकेशंस कैसे की जाएंगी। मैं आपको रियल डेटा दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करेंगे टोटल वैकेंसी के ब्रेकअप की, फिर हम बात करेंगे इनसाइडर और आउटसाइडर वैकेंसी की, फिर हम लोग एक केस स्टडी एग्जांपल लेंगे कि अगर इस बार जैसे शक्ति दुबे जी जिनको उत्तर प्रदेश कार्डर मिला, हर्षिता गोयल जिनको गुजरात कार्डर मिला, तो अगर ये कैंडिडेट इस कैडर पॉलिसी के हिसाब से इनको एलोकेट किया जाता तो फिर कैसा होता, ये मैं आपको सब बताने वाला हूं। ऑलराइट, सो वीडियो को डिटेल में देखिएगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जिन बच्चों को लगता है ना कि ये कि हम अपने स्टेट हम अपने प्रेफरेंस नहीं भर पाएंगे इस कार्डर पॉलिसी में, उनके लिए मेरा एक बहुत बड़ा मैसेज है। ओके, और आपकी खुशखबरी की बात है आपकी। ऑलराइट, सो बिफोर स्टार्टिंग ये देखिए, ये आपकी जो खबर आती है वो आती है भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ऑल इंडिया सर्विसेज ग्रुप 1, जो कि डीओपीटी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, जो कि टेक केयर करता है इन सारी चीजों को। ऑलराइट, एंड देन नई बिल्डिंग में से ये पीडीएफ बनकर आई है, कर्तव्य भवन। ऑलराइट, ऑफिस मेमोरेंडम है, एंड देन यहां से ये डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात की जा रही है। यानी कि जो नोटिफिकेशन आई है वो बताया गया है कि किसके लिए है, सिर्फ ये कार्डर पॉलिसी आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। अभी यूट्यूब पे मैंने वीडियो लिया था, ये वाला शॉर्ट्स लिया था, ठीक है। ये जब मैंने ये शॉर्ट्स को लिया तो बहुत सारे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स ने कमेंट किया उस पर। अलग अलग लोगों के थॉट प्रोसेस चल रहे थे। कोई कह रहा था कि न्यू फियर अनलॉक्ड, कोई कह रहा था कि अब सिर्फ सिलेक्शन का ही नहीं, होम कार्डर का भी टेंशन लेना पड़ेगा। तो ये मुझे एक चीज नहीं समझ में आई कि होम कार्डर का टेंशन क्यों लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखिए, नेता तो अब खूब पैसे कमाएंगे, सब कुछ मेरे टाइम पे ही क्यों जरूरी है, ठीक है। और आप लोगों को मैं बता दूं, ये कार्डर पॉलिसी कब भरी जाती है। ये कार्डर पॉलिसी तब भरी जाती है जब आप सेकेंड डैफ भरते हो तो, ओके, डैफ 2 भरते हो तो, यानी कि जब आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होने जाते हो तो मेंस क्वालिफाई करके। ऑलराइट, लेकिन जब हम प्री ही नहीं क्वालिफाई करेंगे, हम मेंस ही क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो हम कहां से भरेंगे, हम सिर्फ मजे लेंगे। हाँ, जैसे पहले हम इंटरव्यू की वीडियोस देख के बड़ा मजा आता है यार, हम भी इंटरव्यू देंगे एंड ऑल, लेकिन आज तक हम प्री ही नहीं क्वालिफाई कर पाए, हम समझ ही नहीं पाए। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये मैं आपको बहुत ग्राउंडेड प्रैक्टिकल बता रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 26, 27 और 28, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिए कि बेटा मैं इस साल तो ये फॉर्म जरूर भरूंगा और अपनी कार्डर को जरूर फिल करूंगा, क्योंकि प्रीलिम्स में तो पूछता ही नहीं है, मेंस में तो पूछता ही नहीं, पूछेगा आपसे डैफ 2 में। तो उसके लिए आपको प्री क्लियर करना पड़ेगा। और अभी प्री के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, तो फिर आपके पास तो कम टाइम बचा हुआ है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचे हुए हैं 115 दिन। यानी कि अगर आप लगभग 10 घंटे डेली पढ़ेंगे तो आपके पास 1150 घंटे हैं, ठीक है, अगर आप फुल टाइम हैं। और अगर आप जॉब के साथ या कॉलेज के साथ हैं और डेली 6 घंटे पढ़ते हैं तो आपके पास तो सिर्फ 690 घंटे हैं। तभी तो आप आगे बढ़ जाके फिर आप अपना कैडर देखोगे, सेलेक्ट करोगे, यूपीएससी आपको ईमेल करेगी, इंटरव्यू के लिए आप अपीयर होगे, ये राइट, ये सारी चीजें हैं। ऐसे हवा में तो हमें तैयारी करनी नहीं है ना, राइट। प्रैक्टिकल तो ऐसे ही ना होगा, राइट। पहले प्री तो क्लियर करेंगे ना, और प्री अभी 2026 हमारे 24 तारीख को है। मैं आपसे क्या चाह रहा हूं कि इस घंटों में से मुझे 100 आवर्स आप दीजिए, ठीक है। आई नीड ओनली 100 आवर्स। क्यों? क्योंकि अभी हम लगभग 2 ऑफ फरवरी को नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि लास्ट बैच है। लास्ट बैच ऑफ व्हाट? पीजीपी, प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम्स। ये हमारा क्रैश कोर्स है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या क्या चीजें हम लोग दे रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें पूरा डिटेल शेड्यूल है, यानी कौन से सब्जेक्ट को कितनी वेटेज के हिसाब से क्या क्या पढ़ना होगा, ये सब लाइव हम लोग
लेक्चर लेंगे और इकोनॉमी से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तुरंत बजट और इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होगा और तब इकोनॉमी को समझने में बहुत आसानी होगी। ये इकोनॉमी से स्टार्ट होगा। 9 लेक्चर में इकोनॉमी को फिनिश किया जाएगा। हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हर शाम को 7 से 9:30 बजे की क्लासेस होंगी MWF में। ये जो आप देख रहे हैं इस साइड में मंडे से लेकर MWF की क्लासेस होंगी, यानी कि एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, IR और यहां पर पॉलिटी है, MWF में होंगी। TTS में क्लासेस यहां होंगी इवनिंग में। CSAT की क्लासेस होगी, उसके बाद ज्योग्राफी, देन हिस्ट्री। ऑलराइट, ये बैच हम लोग फिनिश कर रहे हैं 15 अप्रैल को। उसके बाद भी आपको लगभग 40 दिन मिलेंगे आपके रिवीजन करने के लिए। ऑलराइट, डिटेल में एक एक टाइम टेबल हमने यहां पे मेंशन किया हुआ है। ये रोड मैप है इसका, अगर आप देख सकते हैं तो। इकोनॉमी को यहां से स्टार्ट करेंगे, एनवायरनमेंट 23 तारीख है, फिर साइंस एंड टेक, फिर CSAT भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ज्योग्राफी एंड ऑल। पूरा हफ्ता हमारा 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे हमें देने हैं और आपको यह श्योरिटी देंगे कि आप अपना ये जो हमारा होम कार्डर है या फिर कार्डर प्रेफरेंस है, इसको आप भरें, आपको मौका मिले, आप इंटरव्यू में जाएं। अदरवाइज ये सब वीडियो देखने का क्या मतलब है ना। तो ये पूरा का पूरा किस्सा आपके साथ होने वाला है। और अभी भी हमारे पास ऑफर एक्टिव है फॉर रिपब्लिक डे ऑफर। आप PGP प्रोग्राम को इंडिया 76 कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इस पूरे प्रोग्राम में मैंने आपको बताया रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मतलब लाइव क्लासेस को रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। फिर पर्सनलाइज मेरी 1-to-1 मेंटरशिप रहेगी। 16 साल की PYQ की इन-डेप्थ एनालिसिस, PYQ माइक्रो थीम इसके अंदर फ्री है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। CSAT की क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट सीरीज है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेंटरशिप वाला लेते हैं तो आपको 7500 का पड़ेगा, ये कोड लगा देंगे तो। और अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो आपको 4500 का ये कोर्स पड़ेगा। 3 महीने का ये लास्ट बैच है क्रैश कोर्स के लिए, ठीक है। इन केस अगर आपने मतलब ये कोर्सेज हैं मार्ग PGP प्लस और ये मार्ग प्रीलिम्स, जो कि डिस्काउंट प्राइस में है, ठीक। इंडिया 76 कोड यूज करना है। रही बात माइक्रो थीम की, तो भाई अगर आपने नहीं लिया है तो फिर आप बहुत बड़ा कुछ मिस कर रहे हो इस एग्जामिनेशन में अपने रिवीजन के लिए, फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। जो हिंदी मीडियम के हैं उनको UPSC प्री कोड यूज करना है और जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको मार्ग प्री यूज करना है, ठीक है। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। माइक्रो थीम एग्जाम ओरिएंटेड, 16 साल की, 4 लेवल में डिवाइडेड है और आपको सॉल्यूशंस के साथ, माइक्रो थीम के साथ, वेटेज के साथ, सब कुछ मैंने कई बार बताया भी हुआ है। ऑलराइट, चलिए विल स्टार्ट विद द प्रोसेस नाउ। और हाँ, कॉम्बो लेना है तो भाई कॉम्बो PMPYQ कोड है तो आप यूज कर सकते हैं, प्री और मेंस का दोनों का माइक्रो थीम, ठीक है। पहले हमारा जो कार्डर था उसमें हम जोन सेलेक्ट करते थे, राइट, विच मीन्स कि ये जोन है हमारे, जोन 1 2 3 4 5, राइट। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने जो भी कैंडिडेट हैं उन्होंने अपना होम स्टेट दिया है उत्तर प्रदेश, जो पहले होता था, राइट। ये 5 जोन में डिवाइडेड है, उत्तर प्रदेश दे दिया है। लेकिन इनके पास एक और मौका था कि और उत्तर प्रदेश अगर नहीं मिला तो कौन सा कार्डर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर इन्होंने जोन 1 और ये उत्तर प्रदेश अपना दे दिया है कि भाई ये मेरा टॉप प्रायोरिटी होगी। फिर उसी के बाद बिहार में दिया है, जोन 1 में ही दूसरी प्रेफरेंस बिहार है, मतलब यूपी नहीं तो बिहार सही, बिहार नहीं तो झारखंड सही, और अगर झारखंड नहीं तो उड़ीसा सही, ठीक है, ये दे दिया है। फिर उसके बाद जोन 2 में गए। जोन 2 में इनका ये कहना है कि भाई पहले अगर इसमें से मेरे को कुछ नहीं मिलता है तो फिर आप जोन 2 में जाइए। मतलब कि यहां कैंडिडेट खुद बता रहा है कि टोटल 25 कार्डर हैं, ठीक है। इस 25 कार्डर को वो सीरियल वाइज ऑर्डर में भरेगा। टॉप पे क्या चाहिए, पहले यूपी चाहिए, फिर हमको बिहार, फिर हमको झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर हमको राजस्थान चाहिए, फिर हमको उत्तराखंड चाहिए, हरियाणा चाहिए। ये पूरा एक लाइन बन जाएगी, राइट। 25 लाइक 1 से लेकर 25 तक ऑर्डर बन जाएगा। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं कैंडिडेट को तो मिल ही जाएगा, ठीक है, उसके अपने प्रेफरेंस के ऑर्डर में। दूसरी चीज क्या है, इससे क्या होता था कि ये कार्डर सिस्टम क्यों लेके आया गया था, ये इसलिए लेके आया गया था कि नेशनल इंटीग्रेशन हो, राइट, कि एक IAS या IPS जो है या फॉरेस्ट सर्विसेज के हैं वो अलग अलग स्टेट में चले जाएं, इनके स्टेट के नहीं हैं तो दूसरे स्टेट में जाके सर्विसेज दें। लेकिन ये देखा जा रहा था कि रीजन में ये काफी भारी पड़ रहे थे, यानी कि हो क्या रहा था कि मैक्सिमम लोग अपने आजू बाजू के रीजन को ज्यादा
प्रेफरेंस दे रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी इज फ्रॉम कर्नाटका देन दे विल गिव प्रेफरेंस, नेक्स्ट प्रेफरेंस शुड बी आंध्रा और देन तेलंगाना, इफ नॉट तेलंगाना देन तमिलनाडु और केरला। ठीक है, बाद में देखिए इन्होंने तो जोन 4 में सेलेक्ट किया, यानी कि सबसे बाद में है। ठीक है, जबकि पहले में जोन 2 और फिर जोन 1 में जितने भी स्टेट हैं, लगभग नॉर्थ में जितने भी स्टेट हैं, उन्होंने प्रायोरिटी इसको दी है, इसको तो इन्होंने 4th में किया है, राइट। तो इससे क्या हो रहा था कि जितने क्वांटिटी में बच्चे सेलेक्ट हो रहे थे इस स्टेट से, वो इस स्टेट में चले जा रहे थे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ आईएएस, आईपीएस, आईएफएस यहां हो जा रहा था, यहां नहीं हो रहा था। सिमिलरली यहां का कोई कैंडिडेट है तो वो यहां पे इसको 1, इसको 2 प्रेफरेंस देगा, इसको 4 और 5 देगा। तो इस चीज को खत्म करने के लिए कि जो कि एक लॉबी बन जाती है ब्यूरोक्रेट्स की पर्टिकुलर रीजन में, अब हम सिर्फ कार्डर की बात नहीं करेंगे, रीजन में एक पूरी लॉबी बन जाती है, उस लॉबी को ब्रेक करने के लिए इसको किया गया है। ठीक है, दूसरी चीज ये, पहले वाले कार्डर सर्विसेज में बड़े तामझाम मतलब लगाना पड़ता, तिगड़म लगाना पड़ता था, आपको डेटा एनालिटिक करनी पड़ती थी कि आपका कार्डर हो क्या सकता है, मतलब आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो विथ प्रूफ कि आपको ये मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है, ये हैं गौरव शर्मा, आईएफएस है, ऑल इंडिया रैंक 41। इनके टेलीग्राम चैनल पे जब आप जाएंगे तो इन्होंने पूरा स्टेप बताया है कि जो पुराना कार्डर सर्विसेज थे, प्रेफरेंस थी, वो कैसे सेलेक्ट करेंगे आप। ठीक है, पहले आप पूरा प्रेफरेंस डाल लीजिए कि आपको प्रेफरेंस क्या है, 1 से 25 तक आपको क्या चाहिए। फिर आप स्टेप 2 में आपको ये देखना है कि पिछले 3 सालों में उस स्टेट में कितने रैंक, उस रैंक पे कितने लोग गए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा खासा डिटेल एनालिसिस है। फिर इनसाइडर आउटसाइडर वैकेंसी की आप एनालिसिस करिए कि पिछले 5 सालों में किस स्टेट से कितनी वैकेंसीज आ रही हैं, इनसाइडर की, आउटसाइडर की, ये सब सारी चीजें थी। ठीक है, फिर देखिए स्टेप 4 है, मतलब इतनी सारी चीजें करनी पड़ती थी, टाइम भी इसमें बहुत ज्यादा था। तो बेसिकली दिस वाज एक्चुअली, अब देखा जाए तो टाइम वेस्ट था। ठीक है, ये टाइम अब आपको सेव हो जाएगा और अब ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ेगी। ओके, अब आपको सिर्फ और सिर्फ आप अपना होम स्टेट की प्रेफरेंस भर सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं अपना प्रेफरेंस दे सकते। ओनली होम स्टेट, वॉट एवर योर होम स्टेट इज। ऑलराइट, तो हम लोग वापस से चलते हैं। अभी सबको डिवाइड कर दिया है ग्रुप 1, 2, 3, 4 में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ऑलराइट, विच मीन्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम एगमुट एंड देन एंड्स विथ वेस्ट बंगाल। ऑलराइट, सबको, जैसे नॉर्थ का स्टेट है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, उसको साथ में तेलंगाना, त्रिपुरा और बंगाल क्लब कर दिया है इस ग्रुप में। ऑलराइट, नाउ अगर हम इस पीडीएफ पे आएंगे तो आप ये देखिएगा कि ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज है, ठीक है, ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जो कि आईएएस की फॉर्म वैकेंसीज बताते हैं। ठीक है, ये आईएएस की बताते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो कि आईपीएस की बताते हैं। और फिर ये वैकेंसीज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज वो आईएफएस की भेजते हैं। ठीक है, ये डिपार्टमेंट है, इनमें से यहां से इंफॉर्मेशन की जाती है। कार्डर वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसी विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कार्डर गैप एज ऑफ 1 जनवरी। मतलब कि जो राज्य हैं, जो स्टेट हैं, वो सेंटर को 1 जनवरी को ही बताएंगे कि हमारे यहां पे कितने की रिक्वायरमेंट है, इनसाइडर में कितने की रिक्वायरमेंट है, आउटसाइडर में कितने की रिक्वायरमेंट। ओके, तो कैडर गैप एज ऑफ 1 जनवरी इतना। और यहां पर आप देखिए, यहां पर दिया हुआ है लेटेस्ट बाय 31st ऑफ द फॉलोइंग ईयर एग्जामिनेशंस, ऐसे ऐसे करके। तो स्टेट्स जो हैं वो बेसिकली आपको इसी टाइम, मतलब सेंटर को बताएंगे कि हमारे यहाँ पे कितने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और नीचे आते हैं। नाउ दूसरा चेंज जो दिख रहा है मेरे को वो ये है, वैकेंसी रिजर्व फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी फॉर रिक्रूटमेंट शैल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ यूआर वैकेंसीज। अनरिजर्व्ड वैकेंसी में ही ईडब्ल्यूएस को भी काउंट किया जाएगा। In the roster for the cadres, EWS candidates shall be plotted against UR vacancies. Okay? Now, अब आपको 2-3 चीजें दिखाते हैं। हम लोग आते हैं यहां पे, ये आप देख रहे हैं, ये टोटल सीट्स हैं। ठीक है, टोटल कितनी सीट्स थी, लगभग अगर हम टोटल इसको मिला दें तो आई थिंक 1129 सीटें थी, जिसमें से आईएएस की सीट 180 है। 180 में से अगर आप देखोगे तो यहां पर एससी की सीट 24 है, एसटी की 13 है, ओबीसी की 52 है, एंड देन ईडब्ल्यूएस की 80 है, अनरिजर्व सीट इज 73। कुल मिला के आईएएस की सीटें कितनी हैं, 180। वहीं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में 1, 2, 3, 4 मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ये सीटें हैं, कुल मिला के 7 हैं। ऑलराइट,
सो अब देखते हैं कि अब कार्डर की कैसे प्रेफरेंस दी जाएगी अगर अभी हम इसको रियल टाइम पे लेते हैं तो। ठीक है, तो ये 180 सीट है आईएएस की। अब हम लोग आते हैं यहां पे। ठीक है, ये हमारा वैकेंसी ब्रेकअप। तो हम लोग लेकर चलते हैं फॉर एग्जांपल कि अगर हमें जैसे शक्ति दुबे जी थी, मान लेते हैं कि ये लोग 2025 में एग्जाम क्रैक करने वाली हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि भाई उस हिसाब से क्या होगा। तो देखिए आपको यहां दिख रहा है कि हम लोग लेकर चलते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश का, या फिर हरियाणा ले लेते हैं। हरियाणा फॉर एग्जांपल, हरियाणा में टोटल वैकेंसी जो है वो 6 है आईएएस की, 2 इनसाइडर 4 आउटसाइडर। इनसाइडर का मतलब जो कि बॉर्न एंड बॉट अप इन हरियाणा, और आउटसाइडर का मतलब कि हरियाणा में पैदा नहीं हुआ है, बाहर से वो आईएएस आएंगे वहां पे। ठीक है, ये आ गया। जिसमें से जो हमारा अनरिजर्व इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उसमें 3 टोटल वैकेंसी आई हैं हरियाणा में। अनरिजर्व कैटेगरी की 3 सीटें हैं, लेकिन तीनों जो हैं वो आउटसाइडर हैं, इनसाइडर नहीं है। ऑलराइट, इनसाइडर वैकेंसी नहीं है। और मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो हमारी हर्षिता जी थी, ठीक है, यहां पे नहीं, यहां पे आएगा, ये देखिए हर्षिता गोयल। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा कैलकुलेशन किया है। ठीक, इनका होम स्टेट क्या है? होम स्टेट इनका हरियाणा है। ठीक है, लेकिन गुजरात में ही इन्होंने सब शिक्षा दीक्षा की हुई है सारी, तो गुजरात इनका सेकंड प्रेफरेंस था। जब आप डैश देखेंगे इनका, तो गुजरात वॉज अ सेकंड प्रेफरेंस, और गुजरात मिल चुका था इनको। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल हरियाणा में, यानी कि आप देखोगे तो हरियाणा में क्या था, इनसाइडर 0 था और आउटसाइडर हरियाणा में 3 था। ओके, तो नियम के अनुसार क्या होता है, जैसे अभी ये लोग कर रहे हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दी होगी। मान लीजिए शक्ति दुबे जी ने उत्तर प्रदेश दिया होगा, उसके बाद में फिर बिहार दे दिया होगा, या फिर मध्य प्रदेश दिया होगा, राजस्थान दिया होगा। ठीक है, आई एम श्योर तमिलनाडु कर्नाटका तो नेक्स्ट प्रेफरेंस नहीं होगी इनकी। राइट, उत्तर प्रदेश दे दिया और मिल गया। अब अगर हम केस बताते हैं तो ये सेम केस ऐसे बन रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली यही केस लेकर चलते हैं। अब जो सिचुएशन रहेगी, ठीक, हम लोग वापस से यहां पर आते हैं इस वाले पीडीएफ पे, कार्डर एलोकेशन वाले पे। ये ठीक है, उत्तर प्रदेश पे अगर हम आए, ये है उत्तर प्रदेश। 20 आईएएस उत्तर प्रदेश में एलोकेट हुए थे, जिसमें से 6 इनसाइडर हैं और 14 आउटसाइडर हैं। ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व कैटेगरी में 8 सीटें दी गई थी यूपी को, जिसमें से 2 इनसाइडर हैं और 6 आउटसाइडर हैं। ओके, 6 आउटसाइडर हैं, तो आप ये देख लीजिए कि 6 आउटसाइडर हैं और 2 इनसाइडर हैं, जिसमें से 1 सीटें तो इन्हीं को मिल गई उत्तर प्रदेश की। ठीक है, 1 सीट तो शक्ति दुबे जी को मिल गई, और 1 सीट मिल गई है इनको, मयंक त्रिपाठी को। ठीक है, 1 सीट मयंक त्रिपाठी को मिल गई और 1 इनको मिल गई, तो 2 यहीं भर गई। बाकी के जो उत्तर प्रदेश में इनसाइडर तो होगी नहीं, आउटसाइडर होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आशीष शर्मा, जनरल कैटेगरी उत्तर प्रदेश इन्होंने भरा था, लेकिन मिला नहीं इनको। क्यों नहीं मिला? क्योंकि नंबर 1, एक तो इनकी रैंक वैसी नहीं है। ठीक है, रैंक टॉप पे थी इनकी, तो मेरिट आ गया। ठीक है, मेरिट प्लस विलिंगनेस कि हाँ मेरे को होम स्टेट चाहिए, और प्लस इनसाइडर, ये 3 चीजें जब फुलफिल होती हैं तो आपको आपका होम स्टेट मिलता है। ओके, मेरिट होना जरूरी है, यानी कि टॉप मोस्ट रैंक हो, और उसके बाद आपकी इनसाइडर में भी भाई सीटें होनी चाहिए डेफिनेटली, प्लस आप भरे भी, यानी कि आप विलिंग भी हो होम स्टेट के लिए। ऑलराइट, तो जैसे आशीष शर्मा है, इनकी ऑल इंडिया रैंक 12 है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश इन्होंने विलिंगनेस दिखाई थी, लेकिन इनसाइडर वैकेंसी खत्म हो गई थी उत्तर प्रदेश में। 2 ही थी, जो कि मिल गया था किसको, ये शक्ति दुबे जी को मिल गया था, और फिर इनको भी मिल गया था मयंक त्रिपाठी को। ऑलराइट, इनके लिए नहीं बची, तो ये कहां गई, आउटसाइडर में। ठीक, तो नए नियम के हिसाब से क्या होगा वो देख लेते हैं। तो नया नियम है, सबसे पहले इनसाइडर की वैकेंसी फिल होगी। ठीक है, एक लिस्ट निकाली जाएगी इनसाइडर के लिए। ठीक, जैसे 180 आईएएस हैं, 180 आईएएस में से लगभग 40 को अपने अपने होम स्टेट मिल गए। बाकी के जो हैं 140 वो आउटसाइडर ही रहेंगे अपने अलग अलग स्टेट के लिए। उनको कैसे प्रेफरेंस दी जाएगी? तो यहां पर आपका आएगा नंबर 1। क्या आएगा? ये जो हर्षिता गोयल हैं, एक लिस्ट निकाली जाएगी, एक साइकिल चलेगी, वो फिर से फर्स्ट लिस्ट निकाली जाएगी आउटसाइडर के लिए। हर्षिता गोयल
विल बी गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, एक और मेरिट लिस्ट बनेगी, एक मेरिट लिस्ट बनेगी, इसमें सबसे नंबर 1 पे ये होंगी, फिर नंबर 2 पे ये होंगी, फिर नंबर 3 पे होंगी कोमल पुनिया, फिर नंबर 4 पे होंगे ये आदित्य, ठीक है, फिर नंबर 5 पे होंगे आशीष शर्मा, ठीक है। तो ये होंगे, समझ में आ रहा है? ये जो 5 लोग हैं, ये जो 5 लोग हैं, वैसे ही टॉप 5 लोग हैं, इनको कहां पे एलोकेट किया जाएगा? इनको एलोकेट किया जाएगा यहां पे, ये। ओके, कैसे एलोकेट किया जाएगा 5 लोगों को? यहां पे, जैसे मान लीजिए अगमुक काडर है, ठीक है, कैसे एलोकेट किया जाएगा अभी देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। तो 5 लोग देखे, आउटसाइडर की लिस्ट निकल गई, ठीक है। ऑल्दो किसी की रैंक 9 थी, किसी की 10 थी, लेकिन वो पहले 5 में उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, तो उनको यहां पे प्रेफरेंस दी जाएगी ग्रुप 1 में, ठीक है। एगमुक काडर, अगर यहां पर आउटसाइडर वैकेंसी है तो फर्स्ट जो था उनको यहां पे ऐसे होगा, ये, ठीक है। तो ये हमारे हो गए हर्षिता गोयल, ठीक है। तो हर्षिता गोयल अगर एगमुक काडर में आउटसाइड वैकेंसी है तो इनको यहां दे दिया जाएगा, ठीक है। वैसे ही अर्चित पराग डोंगरे, अगर इनको आंध्र प्रदेश में इन आउटसाइडर वैकेंसी है तो इनको आंध्रा दे दिया जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? सिमिलरली वहीं पे अगर हम बात करें, कोमल पुनिया भी आउटसाइडर थी, तो अब मान लीजिए कि आसाम मेघालय में भी है आउटसाइडर वैकेंसी, तो इनको मिल जाएगा, ठीक। वहीं पे आदित्य अग्रवाल, ठीक है, बिहार में इनसाइडर तो है ही नहीं और आउटसाइडर भी नहीं है, तो इनको इसमें नहीं मिलेगा, आगे बढ़ दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में देखा जाएगा, अगर आउटसाइडर है तो छत्तीसगढ़ मिल जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल एक और डेटा दिखाता हूं आपको। डेटा कैसे देखेंगे हम लोग, यहां से देख लेते हैं, ठीक है। ये है टोटल वैकेंसी काडर, ठीक है। तो जैसे एगमुक काडर में आप देखो, हमने देखा था एगमुक काडर में यूटी जिसमें आते हैं 26 वैकेंसी है आईएएस की, 9 इनसाइडर हैं, 17 आउटसाइडर हैं, ठीक है। और 17 अगर फिल नहीं हुई हैं तो फिर हम भाई उसमें कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए और कौन कौन सा स्टेट आया था उसमें, उसमें आया था आंध्र प्रदेश। ओके, तो आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे है। आंध्र प्रदेश में टोटल वैकेंसी 8 है, इनसाइडर की 2 है, आउटसाइडर की 6 है। ऑलराइट, तो 6 जब हो जाएगा, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 5, इनसाइडर की बिल्कुल नहीं है और आउटसाइडर की ही 5 है, तो प्रेफरेंस कहां दिया जाएगा? वहीं दिया जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ऐसे मतलब प्रोसेस चलेगा। आई होप कि यू आर गेटिंग इट राइट। अगर इस तरीके से अगर हो, और हालांकि ऑलरेडी इनको एलोकेट हो चुका है जो जो इनको एलोकेशन होगा, लेकिन इस वाले में जो सबसे बड़ी चेंजेस है वो यही है कि भाई आपको होम स्टेट तो आपने फिल कर दिया, लेकिन बाकी के आप नहीं कर पाओगे। बाकी का आपका रैंडम ऐसे सिलेक्शन होगा जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, तो 2026 में दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज इसमें है कि इस साल की जो जितने भी एस्पिरेंट हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं, उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, उन पे यही वाला फंक्शन चालू होगा 2017 वाली पॉलिसी। लेकिन जो 2026 के लिए है, यानी कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, वो या ऐसे स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है? और जो 2027 वाले हैं वो होगा, क्या होगा? ये सेकंड ग्रुप जो है वो 1 बन जाएगा, ग्रुप 3 जो है वो ग्रुप 2 बन जाएगा, ग्रुप 4 जो है वो ग्रुप 1 बन जाएगा, और ग्रुप 1 जो है वो इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये उल्टा शिफ्ट हो जाएगा, ठीक, जिससे कि आपका जो नेशनल इंटीग्रेशन है, मल्टीपल मतलब कि कंसंट्रेशन होता था आईएएस, आईपीएस, आईएफएस का, वो किसी एक स्टेट में या किसी एक रीजन में नहीं होगा, अलग अलग रीजन में होगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से पूरा मामला चलेगा। अभी जो है वो 2026 और 27 एक साल के लिए है, फिर उसके बाद 2027 में और 2028 वाला जो है वो ग्रुप 1 बन जाएगा, ये ग्रुप 2। ठीक है, तो ये शिफ्ट होगा ऊपर, फिर गुजरात, हिमाचल, ये झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश आ जाएगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद कुछ मेजर डिफरेंस जो हमें दिखने को मिल रहे हैं वो देखते हैं। ये तो हमने देख लिया, ठीक है। अब ये देखिए, एलोकेशन ऑफ इनसाइडर विल बी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू देयर रैंक। यहां ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले रैंक देखी जाएगी यानी कि मेरिट, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी देखी जाएगी, और फिर विलिंगनेस, ये मैंने बताया था 1 2 3, ठीक है, तब जाके आपको अपना होम कार्डर मिलेगा। ऑलराइट, होम स्टेट कार्डर के लिए। चलिए और आगे देखते हैं भाई।
इनसाइडर वैकेंसी डिटरमाइन इन डिफरेंट कार्डर शेल बी असाइन टू डिफरेंट साइकिल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था अलग अलग साइकिल में डिफाइन किया जाएगा। 3 कैंडिडेट टू बी एलोकेटेड एज इनसाइडर्स 7, 10, 16 ऐसे ऐसे करके, ठीक है, यानी कि 25 स्टेट्स हैं, 25 कार्डर हैं, तो उनको उस हिसाब से एलोकेट किया जाएगा। ठीक, एक बार साइकिल ऐसे चलेगी। ये हो गया। अच्छा, एक और चीज देख लीजिए यहां पे, इफ अ अनरिजर्व्ड कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल टू फिल यूआर इनसाइड वैकेंसी, अगर कोई रिजर्व यूआर कैंडिडेट है जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस का, वो अगर इनसाइडर वैकेंसी वो नहीं फिल कर पा रहे हैं, तो फिर वो जो है रिप्लेस होगा फर्स्ट एसटी कैंडिडेट प्रोवाइडेड देयर इज एन एसटी आउटसाइडर वैकेंसी अवेलेबल। ये स्वैप हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यूआर की जो इनसाइडर है वो एसटी के आउटसाइडर से स्वैप हो जाएगी। यहां साफ साफ आपको दिख रहा है कि देन इट वुड बी फिल्ड बाय एन इनसाइडर एसटी कैंडिडेट प्रोवाइडेड देयर इज एन एसटी आउटसाइडर वैकेंसी। फॉर एग्जांपल कि अगर यूपी में इनसाइडर वैकेंसी फिल नहीं हो पा रही है, लेकिन यूपी में एसटी में ऑलरेडी आउटसाइडर भी है और इनसाइडर भी है, तो ये वाली इनसाइडर इससे स्वैप हो जाएगी, एसटी यहां आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर कोई जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का नहीं है इनसाइडर, किसी ने भरा नहीं है, तो फिर ये एसटी को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी वहां पे। सो एसटी इनसाइडर लिखा है ना, इनसाइडर कैंडिडेट प्रोवाइडेड देयर इज एन एसटी आउटसाइडर वैकेंसी अवेलेबल इन दैट फैसिलिटेट एक्सचेंज। सिमिलरली आपका आता है, अगर एसटी नहीं होगा कोई, तो फिर एससी कैंडिडेट उसको फिल करेगा, और कोई अगर एससी कैंडिडेट नहीं होगा तो फिर वो ओबीसी फिल करेगा, और ये पूरी साइकिल वैसे ही चलेगी। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनरिजर्व्ड, ये ऐसे भी है कि अगर कोई ओबीसी की सीट है इनसाइडर में और वो फुलफिल नहीं हो पा रही है किसी कार्डर में, इनसाइडर में, तो फिर नेक्स्ट प्रेफरेंस मेरे ख्याल से ये लोग दे रहे हैं ओबीसी के बाद एससी एसटी वैकेंसी, ओबीसी कैंडिडेट के बाद ये लोग शायद एससी को दे रहे हैं। ठीक है, इसमें यही लिखा है पूरा। ठीक है, तो ये स्वैप होता है, चेंज हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि ये इंश्योरिटी रहेगी कि ऐसा नहीं कि अगर कोई व्यक्ति अवेलेबल नहीं है इनसाइडर के लिए तो वहां पर हम किसी को भेजेंगे नहीं, हम स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा मैटर। ठीक, अच्छा, एलोकेशन ऑफ पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी कहा जा रहा है कि सबसे पहले इनसाइडर की वैकेंसी फिल होगी, फिर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी की फिल होगी, उसके बाद नॉन इनसाइडर यानी कि आउटसाइडर की फिल की जाएगी। ठीक है, और जो भी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है वो इस तरीके से रूल बनाया गया है कि उनको होम कार्डर किसी भी हालत में मिल जाए, या तो होम कार्डर मिले या उनका फर्स्ट प्रेफरेंस जो वो भर रहे हैं वो मिलेगा। यहां लिखा हुआ है, इट इफ कुड नॉट बी एलोकेटेड अगेंस्ट हिज होम कार्डर शैल बी कंसिडर्ड फॉर एलोकेशन ऑफ हिज फर्स्ट प्रेफरेंस कार्डर। यानी कि उनको 2 कार्डर दिया जाएगा, एक अपना होम, एक जिसमें वो चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े और फिर अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद ये मैंने जो आपको था बता दिया है कि एलोकेशन ऑफ नॉन पीडब्ल्यू कैंडिडेट आउटसाइड, ये ऐसे करके। ठीक है, इन द फर्स्ट साइकिल बिगिनिंग ऑफ द ग्रुप 1 कार्डर द कार्डर वुड हैव नॉट रिसीव्ड इनसाइडर कैंडिडेट विल बी गिवन 1 कैंडिडेट ईच, इतना मेरिट आउटसाइड। ये जो बता रहे हैं वो ये है कि जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि जिसका फर्स्ट साइकिल में सबसे पहले हमारा क्या चलेगा, फर्स्ट साइकिल में ग्रुप 1 वाला मामला चलेगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि हर्षिता गोयल को वो मिल सकता है, मुकाडर मिल सकता है, तो वो एक साइकिल चलेगी पूरी। ठीक है, नाउ और क्या है, ये है, ये यहां पर आपको दिया हुआ है कि दिस कार्डर पॉलिसी सुपरविजन एग्जिस्टिंग कार्डर एलोकेशन कार्डर फॉरेस्ट सर्विस फॉर्म 2026 से। ठीक है, तुरंत नहीं होगा। ठीक है, सो एक चीज हमें ये ध्यान देना है दोस्तों कि ये जो कार्डर में हम लोग जिक्र कर रहे हैं, एक सेकेंड, राइट। सो बहुत से बच्चों का ये डाउट है कि हमें होम कार्डर नहीं मिल पाएगा। यार ध्यान से सुनो एक बात, होम कार्डर नहीं मिलेगा तो कौन सी ऐसी आफत आ जाएगी? ठीक है, तुम्हारा इतना हालत टाइट क्यों हो जाता है जब तुमको लगता है कि होम कार्डर नहीं मिल पाएगा? तो क्या तुमको इतना डर लगता है कि तुम दूसरे स्टेट में जाओगी और फिर तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, तुम परेशान हो जाओगी? ऐसे होता है? बल्कि ये तो अपॉर्चुनिटी है, ये तो मौका है। सोच के देखो, अशोक खेमका वेस्ट बंगाल में पैदा हुए, कोलकाता में पैदा हुए,
हरियाणा काडर था, आज उनको लोग किस नाम से जानते हैं। तुम्हारे पास मौका है कि तुम अपने राज्य को रिप्रेजेंट करो दूसरे राज्य में, तुम अपने कल्चर को, अपने वैल्यूज़ को और बढ़ाओ, समझाओ, लोगों को अपने बारे में और बताओ। वहीं पे आईपीएस किरण बेदी जो कि अमृतसर से थी मैम, ठीक है, और उनको एग्मुक काडर मिला था, कितना घूमी वो, कितना हर जगह पे अपना नाम रोशन किया उन्होंने। हाँ, तो ये तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, ये तो मौका है, ये तो बस मार्केट का एक डर है कि होम काडर नहीं मिला। हाँ, सरहद पे जो लोग जाते हैं वो क्या उनसे पूछा जाता है कि नहीं तेरे को इस युद्ध में भेजूं, उस युद्ध में भेजूं, वहां पे आप अपने शहर के लिए, आप अपने स्टेट के लिए थोड़ी हो, आप देश के लिए जा रहे हो काम करने, आप देश के लिए कर रहे हो। तो देश के किसी भी कोने में अगर आपको डाला जाए तो आपके पास ये गट फीलिंग होनी चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जहां भी मुझे रखेंगे मैं वहां पर लोगों को अपना दीवाना बना दूंगा, मैं वहां पर सरकार की जो पॉलिसीज हैं, नियम हैं, उनको मैं दूर दूर तक फैलाऊंगा। ये होना चाहिए, ना कि हम डर जाएं, अरे अरे नहीं हमको साहब होम काडर नहीं मिला तो हम तो आईएएस बनेंगे ही नहीं, हम छोड़ देंगे तैयारी, तो फिर आप लंबा टिक भी नहीं पाएंगे। ठीक है, आपका उद्देश्य बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है, लोक सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है, और आपको पॉलिसी बनाना है ताकि भारत जो है वो आपके रहते रहते बहुत बेहतर परफॉर्म कर जाए, क्योंकि आपने यहां पे बहुत अच्छा इनपुट दिया हुआ है। सोच के देखिए कि आप सिर्फ अपने स्टेट में रह के क्या कर लेंगे। ठीक है, तो वही हो गया ना, सेल्फिश वाली बात हो गई, नहीं तो मेरे को अपना स्टेट चाहिए भाई, मेरे को अपने लोगों को दिखाना है कि नहीं यार मैंने तो भाई मेरे जो ताऊ ताई हैं, चाचा चाची हैं, उन लोगों को भौकाल टाइट करना है अपने, फिर से हम उसी राज्य में जाएंगे, उसी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, भौकाल टाइट होगा अपना। क्या होगा भौकाल करके? देखिए जो दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के बाद अगर इस वीडियो को आपने यहां तक देखा है तो आपको डर नहीं लगना चाहिए होम काडर मिले या ना मिले। आई बात समझ में? तो अगर बात समझ में आ रही तो कमेंट करके बताइएगा, लिख दीजिए कि आई डोंट वांट होम काडर। आप कमेंट करके लिखिए, ये मौका है यार, ये आपको मौका दे रही है भारत सरकार कि आप दूर राज्य में जाके अपने स्टेट का, अपने माँ बाप को उनके बारे में बताइए ना, उतना दूर जाके। ठीक है, तो कितनी क्लैरिटी, कितना मजा आएगा। आई थिंक क्लियर हो चुकी है बात। तो होम काडर नहीं मिल रहा है तो उसका दिल से दम निकाल दीजिए और खुश रहिए, यार मुझे उस स्टेट में जाने का मौका मिल रहा है, वहां परफॉर्म करेंगे, नए लोग, नई भाषाएं, नई आदतें, और फिर आपको अल्टीमेट गोल तो आपका ये है ना कि एग्जाम मुझे किसी भी तरह देश को आगे बढ़ाना है और पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, फाइनली आई थिंक समझ में आपको आ चुका होगा। सो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। दीज वर द बिग 5 चेंजेस व्हाट यूपीएससी डीओपीटी हैज ब्रॉट फॉर यू इन न्यू काडर पॉलिसी 2026। ऑलराइट, रिवीजन के लिए बता दूं तो नंबर 1 ईडब्ल्यूएस फिर से उसमें इंक्लूड ही रहेगा। हमारा प्रेफरेंस अब चेंज हो चुका है और साइकिल में चेंज हो चुका है। अब आप सिर्फ और सिर्फ होम स्टेट अपना भर सकते हैं, बाकी के आप नहीं भर सकते हैं। ऑलराइट, so these are the few big changes. Now the question remains the same, is will you be able to crack prelims or not? जब prelims क्रैक करोगे, मेंस अपीयर करोगे, मेंस क्वालिफाई करोगे, तब ये भरोगे। इसलिए ड्रीम देखना अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल करना हमें बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद।